वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेस विजार्ड बाय करण सर। बच्चों, एक बार आप सभी का फिर से जोरदार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और बेटा, आपसे लास्ट टाइम प्रॉमिस करके गया था कि जैसे ही हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन पी एंड सी कंप्लीट होगा उसके जस्ट बाद में मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आऊँगा वो है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में आपको इतना मज़ा आने वाला है बेटा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी में पता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला जो चैप्टर था ना, तो कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट का बहुत गजब का यूज़ है यहाँ पे। मतलब कॉम्बिनेशन का बहुत गजब का एप्लीकेशन है हमारे प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में। तो कई सारे बच्चे तो सोच रहे होंगे कि सर प्रोबेबिलिटी तो हमने 9th 10th में 7th 8th में बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, प्रोबेबिलिटी में सर ऐसा क्या नया है? बेटा, जो प्रोबेबिलिटी आपने 10th क्लास तक पढ़ी है ना, वो कुछ भी नहीं है। वो बहुत सिंपल प्रोबेबिलिटी थी। प्रोबेबिलिटी का जो रियल जो लेवल है वो क्लास 11th में और क्लास 12th में आपको देखने को मिलेगा। मतलब 11th 12th में जो प्रोबेबिलिटी का लेवल है वो है सच में प्रोबेबिलिटी। तो बेटा, वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी अपन ने पढ़ी थी ना, वो बहुत आसान थी, बहुत सिंपल थी। हालांकि यहाँ की भी आसान हो जाएगी, लेकिन यहाँ के आसान कब? जब हमारे को प्रोबेबिलिटी का एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पूरा चैप्टर हमारे को अच्छे से समझ में आए, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पढ़ने में मजा आएगा। तो सबसे पहले तो मेरे भाइयों, शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में 9th 10th में पढ़ाया था कि भैया इस चैप्टर में, प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में मैं क्या करता हूँ बच्चों, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ। देखिए, सीधी डायरेक्ट बात करूंगा, कोई बकवास नहीं फालतू की। इस चैप्टर में हम क्या करते हैं बेटा, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है? तो आपको बता दूं कि हमारी जिंदगी में एक्सपेरिमेंट बेटा दो तरीके के होते हैं। जैसे इसमें तो क्या है, डायरेक्टली आपको जो बोला गया है ना, वो बोला गया है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट करने हैं आप लोगों को। लेकिन असल में जो एक्सपेरिमेंट होते हैं बेटा, वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है डिटर्मिनिस्टिक। मैं सिखाऊंगा अब आपको बिल्कुल एकदम शानदार स्टाइल से। हमारी जिंदगी में बच्चों दो तरीके के एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक तो होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब आप कहेंगे सर इनमें फर्क क्या है? इनमें फर्क ये है मेरे भाइयों, जो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होता है ना, उसका मुझे जो रिजल्ट है, जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट किया। अब आप जानते हैं कि कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर हम परफॉर्म करेंगे तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पे उसका रिजल्ट आता है। उस रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं? आउटकम्स बोलते हैं, ठीक है? तो ऐसा होता है बेटा, जो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होता है, यहाँ पे हमारे को जो रिजल्ट है, रिजल्ट मीन्स हमारा जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, इज ऑलरेडी नॉन, पहले से पता होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्या करने वाले हो सर आप, इज ऑलरेडी नॉन। रिजल्ट मुझे पहले से पता होता है। अब आपको एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, बड़ा गजब का। आपको कहेंगे कि सर मजा आ गया। जैसे बेटा, एक साइंस का हमारा एक्सपेरिमेंट होता है एसिड प्लस बेस। लिखते हैं बहुत सारे बच्चों की खोपड़ी में तो चमक गया होगा कि अगर एसिड में अगर हम बेस को क्या करेंगे बेटा, इंक्लूड करेंगे, तो एसिड प्लस बेस, सीधी सीधी सी कहानी है, सॉल्ट प्लस वाटर। दुनिया का कोई भी आदमी डायरेक्ट इस बात का आंसर बता सकता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट कैसा हुआ? डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट हुआ। मतलब ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है, अगर किसी ने एसिड में बेस मिलाया, एसिड कैसा भी हो, बेस कैसा भी हो, सॉल्ट और वाटर तो बनना फिक्स है, तो वो इस बात को पहले से बता सकता है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कभी नहीं आएगा कि भैया एसिड में अगर बेस मिलाया तो सोल्ट आने की प्रोबेबिलिटी, वो तो आना ही है, ये तो होना ही है। मतलब इसके बारे में तो मैं पहले से पता है कि अगर मैं एसिड में बेस मिलाऊंगा तो मुझे सोल्ट और वाटर मिलना है। मतलब ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसका रिजल्ट मुझे पहले से पता है। मतलब ये क्या है? ये एक डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है। तो इसका मतलब इसके बारे में तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में बात करनी नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी चैप्टर में मैं बात करूंगा बच्चों किसके बारे में? रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं बच्चों? जैसे मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, फॉर एग्जांपल मैंने कॉइन को टॉस किया, मैंने डाइस को थ्रो किया, तो मैं जब इनको करता हूँ ना, तो मुझे कॉइन को टॉस करने पे नहीं पता कि हेड आएगा कि टेल आएगा। मुझे डाइस को थ्रो करने पे नहीं पता कि 1 2 3 4 5 6 में से कौन सा नंबर आने वाला है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं, रिजल्ट इज नॉट नॉन ऑलरेडी। रिजल्ट पहले से पता नहीं होता है। रिजल्ट इज नॉट नॉन ऑलरेडी, मुझे रिजल्ट पहले से पता नहीं होता है। और एक सबसे कमाल की बात, और यहाँ पे जो आउटकम्स होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं। यहाँ पे आउटकम एक ही, यहाँ पे आउटकम सिर्फ एक ही। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? एक ही आउटकम होता है, बस वही खत्म। और यहाँ पे आउटकम्स मोर देन 2 आउटकम्स, मोर देन 1, एक से ज्यादा आउटकम, मोर देन 1 आउटकम्स। आप दुनिया का कोई सा भी रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लीजिए,
अगर वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो उसके आउटकम एक से ज़्यादा होना कंपलसरी है। जैसे अगर मैंने कॉइन को भी टॉस किया है ना, तो अगर मैं एक कॉइन को टॉस कर रहा हूँ एक बार, तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो आउटकम कितने हो गए बच्चों? 2। अगर मैंने एक कॉइन को कितनी बार टॉस किया? 2 बार टॉस किया। तो आप जानते हैं कि कॉइन को टॉस करने पे हमारा जो फॉर्मूला चलता है वो चलता है 2 की पावर n। एक बार टॉस किया तो मेरा आंसर आएगा 2 की पावर 1, मतलब 2 आउटकम। वो क्या हो सकते हैं? हेड हो सकता है, टेल हो सकता है। लेकिन अगर मैं एक कॉइन को टॉस कर रहा हूँ ट्वाइस टॉस कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे n की जगह 2 पुट करना है, तो 2 की पावर 2 मतलब कितना आ गया? 4। तो 4 मेरे टोटल आउटकम आएंगे। वो कैसे होते हैं? वो बड़े सिंपल है। पहली बार हेड तो दूसरी बार भी हेड, पहली बार हेड तो दूसरी बार टेल, पहली बार टेल दूसरी बार हेड, या दोनों बार टेल। तो आपने देखा, ये सिर्फ एक आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ भैया, कि अगर आपने कॉइन को एक बार टॉस किया तो एक बार टॉस करने पे कितने आउटकम आए? 2। एक से तो ज्यादा आया ना। अगर आपने कॉइन को 2 बार टॉस कर दिया तो कितने आउटकम आए? 4 आउटकम। तो ये तो और ज्यादा हो गए ना। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जहां पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पे आपको एक से ज्यादा आउटकम्स मिलना कंपलसरी है। और डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में क्या होता है बच्चों? यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही रिजल्ट होता है, एक ही आउटकम होता है। तो इनके बारे में प्रोबेबिलिटी चैप्टर में कोई बात नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हम जितने भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे ना, वो सारे के सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे मेरे दोस्तों। आई बात समझ में? अब रैंडम एक्सपेरिमेंट आप समझ ही चुके होंगे कि कैसे होते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनके रिजल्ट के बारे में पहले से पता नहीं होता है, और जो आउटकम्स होते हैं वो बच्चों एक से ज्यादा होते हैं। अब आप आ जाइए, एक एक करके मैं आपको इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर की कुछ टर्म्स जो है वो सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तो बेटा देखिएगा, यहाँ पे आप इस बारे में तो समझ ही चुके हैं कि एक्सपेरिमेंट सबसे पहली टर्म थी, उसमें अपने को क्या देखना था? रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब आप देखिएगा, एक्सपेरिमेंट करने के बाद बच्चों, जैसे हमने किसी भी एक्सपेरिमेंट को किया, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को किया, पहले मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारी टर्म्स एक्सप्लेन करूंगा। जनरली बहुत सारे टीचर्स क्या होते हैं कि मतलब टर्म्स सारी पूरी एक्सप्लेन नहीं होती, उसके पहले चैप्टर के क्वेश्चंस स्टार्ट कर देते हैं। अपन ऐसे नहीं करेंगे, पहले अपन सारी टर्म्स समझेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट को मैं समझ चुका हूँ। रैंडम एक्सपेरिमेंट, अब सीधी सी बात है, अगर मैं किसी एक्सपेरिमेंट को कर चुका हूँ तो मुझे कुछ रिजल्ट मिल चुके हैं, तो बेटा किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने पे जो आपको टोटल आउटकम्स मिलते हैं, जो आपको टोटल आउटकम्स मिलते हैं, उन आउटकम्स को कंबाइन करने पे जो सेट बनता है उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। मतलब मैं आपके लिए एक नई टर्म लेके आने वाला हूं, उसका नाम है सैंपल स्पेस। टर्म नहीं है, बाकी समझ में एक सेकंड में आने वाला है। सैंपल स्पेस। अब आप सोच रहे होंगे कि सैंपल स्पेस क्या होता है। बेटा देखिएगा, अभी आपने क्या किया था? अभी आपने एक कॉइन को टॉस किया था, कॉइन इज टॉस्ड वंस। अभी आपने एक कॉइन को टॉस किया था, एक कॉइन को टॉस करने पे आप जानते हैं आपके पास 2 ही आउटकम आते हैं, एक हेड आ सकता है और एक टेल आ सकता है। तो ये जो आउटकम है ना बच्चों, अगर इन आउटकम्स को मैं सेट की फॉर्म में लिख दूं, तो उससे टोटल आउटकम से जो मुझे मिलता है उसे मैं बोलता हूं बच्चों सैंपल स्पेस। इस तरीके से सेट आपने सभी ने पढ़ा हुआ है बेटा, मेरा सेट का लेक्चर है भी बड़ा फेमस, ठीक है। काफी सारे व्यूज मिले हुए हैं आपके भाई को, आप लोगों की दुआओं से। तो हेड और टेल ये मिला हमारे पास। तो बेटा इनको अगर मैं इस तरीके से लिख दूं तो ये जो बनता है इसको मैं बोलता हूं सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस को मैं जनरली एस से लिखता हूं, एस कितना आ गया? एच कोमा टी। और ये क्या है बच्चों? ये इसके एलिमेंट है। जैसे अपन सेट में बोलते थे ना कि भैया ये एक सेट है, अंदर जो है ये इसके एलिमेंट है, ठीक है। आ जाइए, तो हमारी सरकारी किताब में एनसीईआरटी के उसमें को सैंपल पॉइंट भी बोला गया है। हम जनरली क्या बोलते हैं कि भैया ये एक सेट है, इसके अंदर 2 एलिमेंट है। सरकारी किताब में यूं कहा गया है कि ये सैंपल पॉइंट है, क्योंकि अपन सैंपल स्पेस पढ़ रहे हैं। तो ये सैंपल पॉइंट, ये भी सैंपल पॉइंट, ठीक है। आगे जाइए, अगर मान लो कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस होता, कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, अभी जस्ट आपको बताया था। आप याद रखिएगा मेरी बात, जब भी सिक्के फेंकेंगे तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है 2 की पावर n। और जब भी डाइस फेंकेंगे तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है 6 की पावर n। ये बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अगर कॉइन को थ्रो कर रहे हैं तो 2 की पावर n, और अगर हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो 6 की पावर n। तो 2 की पावर n, अगर एक बार फेंका तो 2 की पावर 1, 2 बार फेंका तो 2 की पावर 2। तो कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, तो 2 की पावर 2 कितना होता है बच्चों? 4। अब ये 4 आउटकम्स कौन कौन से होते हैं देखिएगा, बड़ा कमाल की बात है। 2 सिक्कों तक तो हर आदमी को समझ में आता है, पहला हेड है तो हो सकता है दूसरा भी हेड,
पहला हेड तो हो सकता है, दूसरा टेल, ये कहानी चेंज भी हो सकती है, और टेल है तो टेल। तो बेटा यहाँ पे जो सैंपल स्पेस आएगा वो चेंज हो गया, यहाँ का सैंपल स्पेस आ गया एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। तो आपने क्या देखा कि जब ये वाला आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया था, ये वाला, तो आपके पास बेटा दो आउटकम्स आए थे। तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट थे? दो एलिमेंट थे, तो दो सैंपल पॉइंट थे। और जब आपने ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो ऐसा होने पे आपके पास बच्चों कितने आउटकम्स आए? 4 आउटकम्स आए। तो अब की बार हमने देखा कि सैंपल स्पेस के अंदर क्या है बच्चों? 4 सैंपल पॉइंट है। ठीक है, ये हो गई हमारी कहानी। अब ऐसे ही मैं आपको बताता हूं बच्चों, अगर आपने एक कॉइन को कितनी बार फेंका होता? 3 बार फेंका होता। तो 3 कॉइन के लिए मैंने बच्चों को एक ट्रिक सिखा रखी है जो मेरी बड़ी फेमस ट्रिक भी है। अगर अपन ने कॉइन को कितनी बार फेंका? इफ अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस। अगर किसी कॉइन को अपन ने 3 बार फेंका, तो 3 बार फेंका तो हमें ये तो पता लग गया कि टोटल आउटकम आएंगे 2 की पावर 3 मतलब 8 आएंगे। अब इन 8 आउटकम्स को लिखना कैसे है? अब इन 8 आउटकम्स को लिखना भी तो हमारे पास एक चैलेंजिंग काम होता है। तो बेटा इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बच्चों को बता रखी है कि जब भी सिक्कों के बारे में बात चले, आप सीधा सीधा काम करो। 3, 4, 5, अगर इस तरीके के 2 तक तो क्या काम आसान होता है। 3 सिक्के फेंक रहे हैं, 4 सिक्के फेंक रहे हैं, तो फिर वहां पे पता है मेरी एक ट्रिक होती है। ये कितना है बेटा? टोटल 8 को आप 2 से डिवाइड करिए, कितना है बच्चों? आप कहेंगे सर 4 आया। बच्चों 4 बार हेड लिख दो, 4 बार टेल लिख दो। हेड 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 हेड, टेल 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 टेल, ये लिख दिया। 4 बार हेड, 4 बार टेल। आंसर कितना आया था बच्चों? 4। वापस इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। काम पता मैं कब तक करूंगा? जब तक मुझे 1 नहीं मिल जाए। वापस मैंने इस 4 को 2 से डिवाइड कर दिया। आंसर कितना आ गया? 2। तो ये जो 2 आया ना, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, हेड हेड, टेल टेल, हेड हेड, टेल टेल। अभी कितना मिल रहा है बच्चों? 2 मिल रहा है। वापस इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 को 2 से डिवाइड करने पे आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। अब एक हेड, एक टेल, हेड टेल चलेगा। हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। ये हो गई बेटा मेरी कहानी खत्म। तो इस तरीके से मेरे को टोटल कितने आउटकम्स मिले बच्चों? 8 आउटकम्स मिले। ये पूरा मिला के 1 ऐसे चलता है पूरा। ये फर्स्ट रो जो है, फर्स्ट, सेकंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे मुझे 8 आउटकम्स मिले बच्चों मेरे पास। तो अगर मैं ये ट्रिक अप्लाई नहीं करूँ ना तो बड़ा चक्कर पड़ता है, फिर सोचना पड़ता है। हेड आ गया, इधर हेड आ गया, फिर टेल आ गया, दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो स्मार्टली काम करना है कि अगर किसी भी कॉइन को अपन ने कितनी बार फेंका बेटा? 3 बार फेंका, तो टोटल आउटकम 8 आएंगे। और उसकी ट्रिक ये मैंने आपको बताई है जो आपको अप्लाई करनी है। तो अब इस केस में हमारा सैंपल स्पेस देखिए बदल गया। इस केस में हमारा सैंपल स्पेस जो है वो आने वाला है, कैसे आएगा? हम बोलेंगे एच 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 कोमा एच एच टी कोमा एच टी एच। तो देखिए अगर ऐसा है तो कितना बढ़िया लग रहा है वहां से डायरेक्ट यहाँ पे लिखना। फिर एच टी टी, ठीक है भैया। फिर टी एच एच, फिर टी एच टी, और फिर उसके बाद क्या है बच्चों? टी टी एच, और लास्ट में टी टी टी, और ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर बेटा बंद कर देना है मामला। तो ये 1 2 3 कितने? टोटल 8 है। तो हम कहेंगे इस बार जो हमारा सैंपल स्पेस बनाना, इस सैंपल स्पेस के अंदर सैंपल पॉइंट 8 हैं। आई मेरी बात समझ में? तो ये तो हो गया हमारा सैंपल स्पेस की कहानी। इसके अलावा अगर बेटा अगर मैं डाइस के बारे में बात करूंगा, देखिए बस बात समझ में आनी चाहिए, एग्जाम्पल तो 100 ले लो। इसके बाद अगर अपन बात करेंगे डाइस के बारे में, तो डाइस के बारे में आप क्या कहेंगे? सर डाइस को फेंकने पे 1 से लेके 6 तक के नंबर हमें मिल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 मिल सकता है। तो डाइस के केस में सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 5 6। ये इफ अ डाइस इज थ्रोन वंस, लेकिन इफ अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, अगर डाइस को 2 बार फेंक दिया तो आपको याद कराया था फॉर्मूला 6 की पावर n, इस पे ध्यान देना है। 1 बार तो 6 और 2 बार तो 6 की पावर 2 मतलब 36। और इसकी भी मैंने पूरी आपको टेबल की ट्रिक सिखा रखी है बच्चों कि 36 आउटकम्स कैसे बनाने हैं। ऐसे बनाने हैं जैसे मेरी डाइस पे सपोज 1 आ गया और आपकी डाइस पे भी 1 आ गया, तो मेरी पे 1 रखो और आपकी पे चेंज करते रहो कॉन्टिन्यूसली। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। पूरी टेबल नहीं बनाऊंगा, बस आपको एक ट्रिक बता दूंगा क्योंकि अगर किसी को देखना है। और ये क्या है, ये सारे क्वेश्चन के हमारे 10th लेवल के क्वेश्चन है। अभी तक की जितनी भी बातें चल रही है इनमें कुछ भी नहीं, बस टर्म्स में नहीं ला रहा हूँ कि सैंपल स्पेस क्या होता है। अभी मैं इवेंट को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करूंगा। ये हो गया। तो आप इसमें हमेशा मेरी एक ट्रिक याद रखना
कि मेरी किस्मत ख़राब है भैया, मेरे 1 आएगा आपके नंबर बदलेगा, फिर मेरी किस्मत थोड़ी चमकेगी, मेरे 2 आएगा आपके नंबर बदलता जाएगा। इस तरीके से आप ये डायलॉग याद रखिएगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर वही सेम कहानी, मेरे 3 आपके 3 1 3 2 3 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर मेरे 4, फिर आपके नंबर बदलेगा, फिर मेरे 5। तो समझ ही गए होंगे आप मेरी बात। तो टोटल जो आउटकम आएंगे कितने आएंगे बच्चों? 36। तो ऐसी कंडीशन में सैंपल स्पेस के अंदर जब हम एलिमेंट लिखेंगे तो 36 एलिमेंट आएंगे और उनको बोलते हैं हम सैंपल पॉइंट। ठीक है, अब इसके बाद जो नई जो आपको भाई आपको टर्म बताने वाला है उसका नाम है बच्चों इवेंट। बहुत सिंपल सी चीज है। रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, एक्सपेरिमेंट होने पे मेरे पास सारे आउटकम्स आ गए, तो सारे आउटकम्स जो आएंगे उन सबको मिलाने पे जो मेरे को सेट मिलता है उसको मैं बोलता हूं बच्चों सैंपल स्पेस। अब इवेंट क्या होता है देखिएगा, बड़ी आसान सी बात। इवेंट, एन इवेंट इज अ सबसेट, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन लिख रहा हूं, एन इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। एन इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट जो होता है ना वो सैंपल स्पेस का सबसेट होता है, सीधी सीधी सी बात है। जैसे मेरी बात सुनिए, अभी आपने एक सैंपल स्पेस देखा था, जब आपने एक सिक्के को फेंका था तो आपको 2 आउटकम मिले थे, हेड और टेल। ठीक है, तो मैं आपसे बोलूं कि भैया इवेंट जो है वो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, गेटिंग अ टेल। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी तो चलो बाद में निकाल लेंगे, हम बोल रहे हैं गेटिंग अ टेल। गेटिंग अ टेल इज एन इवेंट, गेटिंग अ हेड इज एन इवेंट। मतलब ये इस सैंपल स्पेस के जितने भी सबसेट होते हैं उनको अपन इवेंट बोलते हैं। अब अपन बोलते हैं नाइदर हेड नो टेल, भैया हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तो मतलब आप कुछ चाहते ही नहीं है, तो इसका मतलब आपको क्या है, फाइल, कुछ नहीं चाहिए। तो बेटा इसके जो आपको पता होने चाहिए सबसेट कौन कौन से होते हैं। जैसे किसी भी सेट के अगर मुझे सबसेट निकालने हैं तो किसी भी सेट के सबसेट निकालने के लिए सीधी सीधी सी ट्रिक होती है। इसका एक सबसेट क्या आएगा बच्चों, एक हेड आएगा। इसका एक सबसेट क्या आएगा बच्चों, टेल आएगा। इसका एक सबसेट क्या आएगा, हेड और टेल, दोनों को मिला के एक साथ लिख दिया, हेड और टेल। और एक सबसेट क्या आएगा बच्चों, फाई आएगा। तो ये 4 चीजें जो है ना, इन चारों को क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। तो इवेंट क्या होता है, इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, तो ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट है। इस तरीके से अगर यहाँ पे बात इसकी ना चल के बात चल रही होती डाइस की, डाइस पे आप जानते हैं 6 आउटकम है, एक डाइस अगर मैं एक ही बार फेंक रहा हूं तो ऐसी कंडीशन में आपसे कोई बोले कि भैया इवेंट क्या है, आपने क्या बोला, इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का सबसेट है इवेंट। तो ये रहा सैंपल स्पेस, और इसका सबसेट क्या क्या हो सकता है, इसका सबसेट बच्चों एक तो 5 हो सकता है, एक आप जानते हैं 1 हो सकता है, एक आप जानते हैं 2 हो सकता है, इस तरीके से काफी सारे हम जानते हैं, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, या फिर कोई बोले 1 2 भी हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो भी हमें यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि भैया अगर कोई सैंपल स्पेस है ना, तो सैंपल स्पेस का जो सबसेट है उसको मैं इवेंट बोलता हूँ। तो इवेंट को सीधा सीधा डायरेक्टली मैं कैसे बोलूंगा, गेटिंग अ नंबर 1, गेटिंग अ नंबर 2, गेटिंग अ नंबर 3। मतलब ये जो कुछ भी मैं डायलॉग देता हूँ ना, ये इवेंट होता है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हम इस चैप्टर में निकालेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 1। तो गेटिंग अ नंबर 1 क्या है, दैट इज एन इवेंट। गेटिंग एन इवन नंबर, अगर कोई आपसे बोल दे कि भैया गेटिंग एन इवन नंबर, तो गेटिंग एन इवन नंबर का आपने क्या मतलब समझा, आपने इसका मतलब समझा कि भैया 2 4 6 के बारे में बात चल रही है। तो ये 2 4 6 इसके अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर ही तो प्रेजेंट है। तो इसमें से ही जो चीजें है वो सारी क्या है, इवेंट। गेटिंग एन इवन नंबर, तो भैया हमें 2 4 6 चाहिए। गेटिंग एन ओड नंबर, ओड नंबर के लिए क्या 1 3 5। तो इसका मतलब इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, ये हो गई हमारी कहानी बच्चों। तो ये तो सीधी सीधी चीजें हैं। अब इसके बाद देखिएगा बच्चों, अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट के बारे में। इवेंट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इसमें आपको मजा आएगा, टाइप्स ऑफ इवेंट। तो देखिएगा मेरे भाइयों, सबसे पहले
इवेंट समझ लिया। अब टाइप्स ऑफ इवेंट, टाइप्स ऑफ इवेंट में मैं आपको सबसे पहले तो बताता हूं बच्चों इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता। अब इसको एग्जांपल दूंगा तो बड़ा मजा आएगा। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता। आप कहेंगे सर क्या नहीं हो सकता? हमने डाइस को फेंका, गेटिंग अ नंबर 7, गेटिंग अ नंबर 7 व्हेन वी थ्रो अ डाइस। जब हम किसी डाइस को फेंक रहे हैं तो 7 आने के लिए बात चल रही है। तो बेटा ये भी अपने आप में क्या है तो एक इवेंट, लेकिन ये इवेंट इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि ऐसा डाइस पे हो ही नहीं सकता। गेटिंग अ नंबर 7 व्हेन वी थ्रो अ डाइस, तो हम क्या बोलेंगे? ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है। तो अभी से बता देता हूं कि इम्पॉसिबल इवेंट जो होता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है बच्चों? 0। तो जैसे अपन इवेंट को ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो पी इक्वल टू 0, इसका मतलब वो जो इवेंट है वो इम्पॉसिबल है। कहानी खत्म। फिर उसके बाद सेकंड जो है वो है बच्चों श्योर इवेंट, श्योर या सर्टेन इवेंट, श्योर या सर्टेन इवेंट। अब इसके लिए सीधी सीधी सी बात भाई, श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। तो हम बोले फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7। तो लेस देन 7 तो बेटा सारे आ गए ना। लेस देन 7 मतलब जो श्योर है, ऐसा काम जो होना ही है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, तो लेस देन 7 तो सारे ही है। कौन से? 1 2 3 4 5 6। तो ऐसी कंडीशन में हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा क्या आएगी बच्चों? 1 होगी। क्योंकि हम बात करेंगे, आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सभी को पता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो भैया 7 से छोटे तो क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो फेवरेबल आउटकम कितने हुए? 6, और अपॉन में भी कितना आएगा? 6। 6 अपॉन 6, आंसर कितना आया? 1। तो ऐसा इवेंट जो श्योर है, सर्टेन है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। तो ये दो बातें तो बड़ी आसान है। इम्पॉसिबल इवेंट आपको समझ में आ गया। इम्पॉसिबल मतलब जो हो ही नहीं सकता, जैसे डाइस को फेंकने पे 7 आए, हो ही नहीं सकता। श्योर इवेंट मतलब जिसको होना ही है, सर्टेन है, कहानी फिक्स है। तो जो श्योर इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। कोई बोले 7 से छोटा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, आप क्या कहेंगे? सारे ही तो 7 से छोटे हैं, कुछ भी मिल सकता है। तो ऐसा है तो उसको श्योर इवेंट बोलते हैं। अब आएगी आपके पास काम की चीजें बच्चों, बिल्कुल सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट और कुछ भी नहीं है। अब आपको समझ में आने लग गया, आपको कतई दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल इवेंट ऐसा इवेंट जिसका फेवरेबल आउटकम सिर्फ एक ही हो। अपनी ट्रिक अलग है। ऐसा इवेंट हुज फेवरेबल आउटकम इज ओनली 1। ऐसा इवेंट जिसका फेवरेबल आउटकम सिर्फ 1 होना चाहिए। ऐसा इवेंट जिसका फेवरेबल आउटकम सिर्फ 1 होना चाहिए। जैसे आपने क्या किया बच्चों? आपने डाइस को फेंका। डाइस को फेंकने पे आप जानते हैं आपके पास क्या आता है? 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर आ सकते हैं। अब मैं सीधी सीधी सी बात बोल रहा हूं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 1। तो ये जो डायलॉग दिया ना आपके भाई ने, गेटिंग अ नंबर 1 या गेटिंग अ नंबर 2 या गेटिंग अ नंबर 3, तो भैया एक आने का फेवरेबल आउटकम तो सिर्फ एक ही है ना। एक आएगा तो ये एक के बारे में बात चलेगी। तो गेटिंग अ नंबर 1 मतलब ये वाली बात चल रही। कोई बोले गेटिंग अ नंबर 2, गेटिंग अ नंबर 2 अगर मैं यहाँ 2 1 की जगह 2 कर दूं तो इसका मतलब ये वाली बात चल रही है। तो फेवरेबल आउटकम तो कितना है? एक ही है ना। तो अगर फेवरेबल आउटकम किसी भी इवेंट के फेवर में अगर एक ही आउटकम आ रहा है तो उस इवेंट को बोलते हैं बच्चों अपन क्या? सिंपल इवेंट। उस इवेंट को क्या बोलेंगे? सिंपल इवेंट। और एट द सेम टाइम अब आपको समझाने वाला हूं कंपाउंड इवेंट, ताकि आपको फटाफट दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। क्योंकि जब मैं आपको सिंपल बता रहा हूं और हाथों हाथ कंपाउंड बताऊंगा ना, तो आपको और अच्छे से मेरी बात समझ में आएगी। कंपाउंड, कंपाउंड इवेंट ऐसा इवेंट जिसके फेवरेबल आउटकम एक से ज्यादा हो। एन इवेंट whose favorable outcomes are more than 1। ऐसा इवेंट जिसके फेवरेबल आउटकम, जिसके फेवर में
बात एक से ज्यादा चले, जैसे बहुत सिंपल एक इवेंट है गेटिंग एन इवन नंबर। गेटिंग एन इवन नंबर बोलते हैं, आप कहेंगे सर आपकी बार फेवर में तीन चीजें आ गई, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो बेटा एक से ज्यादा फेवरेबल आउटकम आए ना यार, कितने आ गए यहाँ पे फेवरेबल आउटकम आ गए 3, यहाँ पे फेवरेबल आउटकम कितना था 1। तो सिर्फ एक ही फेवरेबल अगर आउटकम है तो उसको बोलते हैं सिंपल इवेंट। सिंपल है भैया, सीधा आदमी, बस एक ही फेवर में चल रहा है इसके। कंपाउंड, नाम से पता लग रहा है कंपाउंड, भैया इनके फेवर में एक से ज्यादा लोग हैं, तो ये आ गया। इसकी जगह अगर मैं बोलता था गेटिंग एन इवन नंबर की जगह गेटिंग एन ओड नंबर, तो ये चीजें बदल जाती बस। 135 246 की जगह 135 आ गया, वापस इसके फेवर में कितने लोग हो गए 3 लोग। तो यहाँ पे भी क्या आ गया, यहाँ पे भी आप बोल रहे हैं कि यार इसके फेवर में एक से ज्यादा आउटकम है, यहाँ पे 3 आउटकम है। इसका मतलब ये इवेंट कंपाउंड है, ये इवेंट कंपाउंड है, ये इवेंट सिंपल है और ये इवेंट सिंपल है। आई मेरी बात समझ में? ऐसे हमारी कहानी होती है। इसके बाद आगे देखिए बच्चों, सिंपल इवेंट हो गया, कंपाउंड इवेंट हो गया। इसके बाद आपके पास बहुत अच्छा इवेंट आने वाला है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। ये दो इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब ये बच्चों को, उनको जिनको सेट बहुत अच्छे से समझ में आता है, बहुत अच्छे से मतलब अगर उनको सेट के बारे में सिर्फ लॉजिकल कॉन्सेप्ट भी पता है ना, तो उनको 1 मिनट में मेरी बात समझ में आने वाली। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है देखिएगा बेटा, जैसे आपने क्या किया, आपने एक डाइस को फेंका, डाइस को फेंकने पे आपने देखा आपके पास जो सैंपल स्पेस बनता है वो बनता है 1 2 3 4 5 6। अब मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास एक इवेंट ए है, एक इवेंट बी है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली, इसके बाद मैं आपके पास लेके आऊंगा एग्जॉस्टिव। जब भी मैं इन दो इवेंट के बारे में बात करूंगा तो मैं आपके पास एट द सेम टाइम 2 या 2 से ज्यादा इवेंट लेके आया करूंगा। जैसे मेरे पास एक इवेंट है, पहला इवेंट है ए, ये इवेंट है बेटा गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर। तो आप कहेंगे सर इसमें 2 4 6 आएगा, तो ए क्या आ गया, सेट ए आ गया मेरे पास 2 4 6। अब एक सेकंड इवेंट है मेरे पास बच्चों, इवेंट बी, वो है गेटिंग एन ओड नंबर, गेटिंग एन ओड नंबर, ओड नंबर। तो ओड नंबर क्या होता है मेरे भाइयों, 1 3 5। तो आपने देखा एक इवेंट ए है, मतलब एक सेट ए है। अब सीधी सीधी सी बात है, एक सेट ए है जिसके अंदर 2 4 6 है 3 एलिमेंट, एक सेट बी है जिसके अंदर भी 3 एलिमेंट है 1 3 5। अगर कभी आपको इनका इंटरसेक्शन 5 मिल जाए, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो आप बोलेंगे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो ये है क्यों, क्योंकि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट डायलॉग। अगर आपको इवेंट ए और इवेंट बी में कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है तो फिर वो दोनों इवेंट क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और उसको सीखने की ट्रिक क्या है, A intersection B equal to 5. If A intersection B equal to 5, then they are called mutually exclusive event. आ गई मेरी बात समझ में? ये है बेटा हमारी कहानी। ऐसे अगर आप चाहें तो इसी का मैं एक और एग्जांपल ले सकता हूँ। जैसे मैंने एक इवेंट A लिया, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इवेंट A क्या है, गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं आप जानते हैं, 2 होता है, 3 होता है और 5 होता है, जो सिर्फ खुद से डिविजिबल है। अब एट द सेम टाइम मैं बोल रहा हूँ एक इवेंट बी है जो है गेटिंग अ कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर के बारे में बात चल रही है, याद रखना, यहाँ पे 1 को कभी भी नहीं लेते। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। प्राइम नंबर 3 है, 2 3 5। अब अपन बोल रहे गेटिंग अ कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर कौन है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 4,6। दोनों को चेक कर लीजिए अच्छे से, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे भी मैंने क्या देखा, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5। इसका मतलब ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। कहानी खत्म। अब इसके बाद आपका भाई लेके आने वाला है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। एक्सक्लूसिव की जगह सिर्फ एग्जॉस्टिव आ जाएगा, वो भी बहुत सीधा है।
म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है। सेम कहानी, वही मैं डाइस को फेंक रहा हूं, सेम एग्जांपल लेके आऊंगा, वही मैं डाइस को फेंक रहा हूं। डाइस को फेंकने में आप जानते हैं बच्चों सैंपल स्पेस क्या होता है, एक बार ही फेंक रहा हूं बच्चों, सैंपल स्पेस होता है 1 2 3 4 5 6। अब मेरे पास यहाँ पे 3 इवेंट है, मतलब जो पहला जो इवेंट है ए, वो है अ नंबर लेस देन 4, अ नंबर लेस देन 4, ये लो 4 से छोटा, अ नंबर लेस देन 4। तो आप कहेंगे कि सर आपका जो सेट ए है ना, सेट ए के अंदर आपके पास 3 एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3, तो ये आ गया पहला इवेंट है, ठीक है, अ नंबर लेस देन 4। सेकेंड इवेंट है मेरे पास बी, जो मुझसे कहा जा रहा है अ नंबर ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5, ग्रेटर देन 2, अ नंबर ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5, ग्रेटर देन 2, ठीक है भैया, 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा तो हमारा 3 होता है, 4 भी होता है, बट लेस देन 5, तो 5 पे जाना ही नहीं है। तो भैया ये दो ही मेरे पास क्या आ गए बच्चों, ये दो ही मेरे पास आउटकम आके रह गए, ठीक है। तो जो मेरा इवेंट ए है उसके अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3, और जो मेरा इवेंट बी है, मतलब जो मेरा सेट बी है उसके अंदर 2 एलिमेंट बच्चों 3 4। फिर बोल रहा है एक इवेंट सी हो रहा है। तो मैंने आपसे बोला था ना कि जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या म्यूचुअली एग्जॉस्टिव को जब भी हम पढ़ेंगे इन दोनों के बारे में, तो हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट आया करेंगे। तो देखिए अब एक इवेंट है मेरे पास सी, और वो कहा जा रहा है अ नंबर ग्रेटर देन 4, अ नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से ग्रेटर, इसका मतलब सी जो है उसके अंदर 2 एलिमेंट आएंगे 5 और 6। तो ये हो गई मेरी कहानी। अब आप देखिएगा बेटा, अगर ऐसा होने पे आप इन सबके आंसर को अगर कंबाइन कर ले, कंबाइन करना मतलब यहाँ पे यूनियन, कॉमन करना मतलब इंटरसेक्शन। जैसे पिछली बार अपन ने बोला था कि उनमें कॉमन क्या है, तो आपने क्या देखा कि कॉमन कुछ भी नहीं, मतलब इंटरसेक्शन क्या था, 5 था। अगर आप इनको कंबाइन कर ले, मतलब अगर आप इनकी यूनियन बनाए, तो आपको अगर सैंपल स्पेस आंसर में मिल जाता है ना, तब तो ये क्या है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, मतलब ये पूरा एग्जॉस्ट हो गया। एग्जॉस्ट हो जाना किसी चीज का मतलब खत्म हो जाना, कहाँ पे खत्म हो जाना, सैंपल स्पेस पे खत्म हो जाना। तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, तो ए यूनियन बी यूनियन से आप करके देखिए, ऐसा करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1 2 3, यहाँ से 4 भी मिला और 5 भी मिला और 6 भी मिला, तो मेरा आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6। और जैसे ही मैंने देखा कि इस पूरे का आंसर जो है वो ये आ रहा है, और ये किसके इक्वल होता है, सैंपल स्पेस के इक्वल। इसका मतलब इवेंट ए बी सी आर कॉल्ड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ये तीनों मिलके म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है। अगर गलती से यहाँ पे है ना बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ए हटा देता हूँ कि 6 नहीं आता और बस ऐसा रह जाता, तो मैं देखता कि मेरे आंसर में आता 1 2 3 4 5, 6 नहीं आया, तो फिर ये सैंपल स्पेस के बराबर नहीं आ सका, तो फिर मैं बोलता ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं है। ये हो गई बेटा हमारी कहानी, ठीक है। अब कुछ और मैं आपके लिए और इवेंट के टाइप लेके आ रहा हूँ जो हमारे को प्रोबेबिलिटी में बहुत मदद करवाएंगे। आपको ये बात भी देखने को मिलेगी कई बार, जो नेक्स्ट जो हमारा टाइप आएगा वो आएगा द इवेंट, अब नंबर क्या है थोड़ा सा मे भी स्किप कर गया, ए और बी, द इवेंट ए और बी। अगला जो टाइप आएगा वो आएगा द इवेंट ए और बी। ए और बी दोनों इवेंट होने के बारे में अगर बात चल रही, ए और बी, तो ए और बी का मतलब होता है मेरे भाइयों यहाँ पे ए यूनियन बी, ये हमेशा याद रखना। और का मतलब होता है यूनियन, ए और बी का मतलब ए यूनियन बी, इस बात पे हमेशा फोकस करना। इवेंट ए और बी मतलब ए यूनियन बी, ये आप लोगों को हमेशा बात याद रखनी है। उसके बाद द इवेंट, और की जगह करके आ जाता है बच्चों एंड आ जाता है, ए एंड बी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इवेंट ए और बी, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इनकी, प्रोबेबिलिटी के लिए पी आगे लगा देंगे और कुछ भी नहीं है। जैसे इस इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी तो कैसे लिखेंगे, पी ए यूनियन बी। इसका एक फॉर्मूला होता है जो भी मैं आगे जाके आपको डिस्कस करूंगा। अगर कोई बोले इवेंट ए और बी, ए और बी, और का मतलब होता है यहाँ पे यूनियन, ए यूनियन बी। कोई अगर आपसे बोले इवेंट ए एंड बी, तो एंड का मतलब होता है बच्चों इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी, और इसको कैसे लिखेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी। इसके बाद जो नेक्स्ट जो मेरे पास इवेंट आता है, द इवेंट ए बट नॉट बी,
ए बट नॉट बी, तो जिन बच्चों को सेट थ्योरी अच्छे से याद है ना उनको मजा आ जाएगा। ए बट नॉट बी का मतलब होता है ओनली ए, ओनली ए। तो ए बट नॉट बी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ए है उसमें से इनका इंटरसेक्शन माइनस कर दो। तो इसके लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है ए बट नॉट बी, तो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं बच्चों, ए माइनस बी, ये इसको लिखने का तरीका होता है। ए बट नॉट बी का मतलब ए माइनस बी। और मैं इसके लिए आपको नोटेशन बताता हूँ, जो प्रोबेबिलिटी में अपन चलेंगे तो वहां पे हम बात करेंगे पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये बात किया करूंगा मैं वहां पे। द इवेंट ए बट नॉट बी, ए लेकिन बी नहीं, इसका मतलब ओनली ए। तो ओनली ए का मतलब आप याद करो मेरा वेन डायग्राम, अगर कुछ बच्चों को याद आ रहा हो तो ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है, ये पूरा ए होता है और ये इंटरसेक्शन होता है ए इंटरसेक्शन बी। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। तो ओनली ए का मतलब क्या हो बच्चों, सिर्फ ये वाला पार्ट। ओनली ए का मतलब ये है, इसका मतलब इस पूरे ए में से इंटरसेक्शन को माइनस कर दो तो ओनली ए मिल जाएगा, ये ओनली ए होता है। तो ओनली ए का मतलब दिस वन। तो ये कब आएगा, ये तब आएगा जब पूरे में से दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर दो। ऐसे ही इसका जस्ट कन्वर्स, द इवेंट बी, बी बट नॉट ए, द इवेंट बी। तो हमारी सरकारी किताब में तो बस यहां तक ही दे रखा है, बट आपको मैं ये आगे की और बातें बता रहा हूं। बी बट नॉट है मतलब ओनली बी, बी बट नॉट है मतलब ओनली बी। तो ओनली बी का मतलब अपन क्या बोलेंगे बच्चों, बी में से ए को माइनस कर दो। जैसे ओनली ए का मतलब क्या था, ए माइनस बी, ऐसा ओनली बी का मतलब क्या होता है बच्चों, बी माइनस ए। और इसको प्रोबेबिलिटी में कैसे रीड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट बी माइनस दोनों का इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गई हमारी कहानी। और वही सेम पिक्चर, अगर किसी को वेरिफिकेशन चाहिए, वेन डायग्राम बनाया, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो भैया ये तो इंटरसेक्शन है जो दोनों में कॉमन है। और बी बट नॉट है मतलब ओनली बी, ओनली बी का मतलब ये वाला पार्ट, ओनली बी का मतलब ये वाला पार्ट। और ये कब मिलेगा, ये मुझे तब मिलेगा जब मैं इस पूरे बी में से इंटरसेक्शन को माइनस कर दूं। तो यही तो किया मैंने, और क्या किया। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज मैं आपको और बताता हूं, ये तो हो गया बेटा। एक चीज और हमारी यहाँ पे, नाइदर ए नोर बी, कभी ये भी हो सकता है ना तो ए चाहिए ना ही बी चाहिए। द इवेंट नाइदर ए नोर बी, तो उसको भी आप लोग देख लीजिए। पी नाइदर ए नोर बी, ना ए चाहिए ना बी चाहिए। ठीक है, तो ना तो ए चाहिए ना ही बी चाहिए। तो बेटा इससे पहले है ना, आप एक बात, मेरी बात ये देखिएगा, पहले आप ये देख लीजिए किसी भी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री नाइदर ए नोर बी से पहले एक मिनट एक बात और देख लीजिए। पी नोट है, हालांकि वो मैं 10th क्लास में भी आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं। कोई इवेंट ए है, अगर उसके होने की प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोल रहे हैं, पी ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पी नोट है, जैसे कोई इवेंट है मेरे पास ए और मैं उसके नहीं होने के बारे में बात कर रहा हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं पी नोट है, तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी को अगर आप पी ए बोलते हैं तो पी नोट ए को आप पता है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी और ये इसकी खोपड़ी पे इस तरीके से बार लगाते हैं, पी ए बार इसको बोलते हैं। और ये वो होता है कॉम्प्लीमेंट, मतलब किसी भी इवेंट के नहीं होने के लिए अगर अपन बात करते हैं तो उसके लिए अपन बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री उसका। तो पी नॉट ए का मतलब इवेंट ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, और पी ए का मतलब इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी। जैसे आपने डाइस को थ्रो किया, डाइस को थ्रो करने पे हम आपसे बात कर रहे हैं बच्चों कि यार आपको 5 मिलना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर 5 तो एक ही बार मिल सकता है, तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। तो पी ए कितना है, 1/6। तो आपको क्या निकालना बच्चों, पी नोट है। तो पी नोट है अगर आपको निकालना है, उसका मतलब होता है पी ए बार। तो इसके लिए डायरेक्ट हमारे पास पता है क्या फॉर्मूला होता है, भाई ए नहीं आना चाहिए। पी नोट ए का मतलब क्या है, ए नहीं होना चाहिए। तो इसको हटा दो, बाकी और कुछ भी हो सकता है, तो बाकी और कुछ भी हो सकता है, तो आंसर क्या आएगा 5/6, क्योंकि बच्चे हुए हमारे पास कितने नंबर है, 5 नंबर। तो पी ए बार निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 1 - पी ए, पी ए बार इक्वल टू 1 - पी ए, ये एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, और ये कहां से आया, क्योंकि किसी भी इवेंट के होने
और उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का जो टोटल होता है वो हमेशा 1 होता है। और ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ये हम 10 तक ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकती। जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट के होने की, कोई सा भी इवेंट हो दुनिया का, अगर उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, से इवेंट ए है तो उस इवेंट ए के होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसके लिए बेटा हमेशा ये वाली इनइक्वलिटी होल्ड करेगी। तो ये बात भी मैं आपको बता देता हूँ बीच में, एकदम से मुझे याद आ गई। 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए लेस देन इक्वल टू 1, ये एक इनइक्वलिटी है। मतलब प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी किसी की इवेंट की कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। हमेशा 0 से 1 के बीच में आंसर आएगा। आप देख लेना आंसर ऐसे चलते हैं 1/3, 2/3, 2/5, 3/5, कभी भी 1 से ऊपर आंसर नहीं आता है और ना कभी नेगेटिव में आंसर आता है। तो एक तो ये इनइक्वलिटी आपको अपने भेजे में सेट करके रखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए लेस देन इक्वल टू 1, और एक किसी इवेंट के होने और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी के बीच में एक रिलेशन ये है बच्चों, पी ए प्लस पी ए बार इक्वल टू 1। और पी ए बार डायरेक्ट निकालना तो 1 में से पी ए को माइनस कर दो क्योंकि टोटल 1 होता है। तो बेटा ये पी नोट है, आपको समझ में आ गया? तो अगर ये पी नोट है आपको समझ में आ गया तो अब आपको नाइदर ए नोर भी बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो ये बात, इवेंट नाइदर ए, द इवेंट नाइदर ए नोर बी, और फिर उनकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बात चलेगी। मैं पहले इवेंट के बारे में समझेंगे फिर उनकी प्रोबेबिलिटी। द इवेंट नाइदर ए नोर बी, इसको अपन कैसे लिखेंगे? इसको अपन लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट नाइदर ए नोर बी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। एक मिनट बच्चों, गलत हो जाता है नाइदर में, नाइदर नोर आ रहा है तो मतलब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से चलेगा हमारे पास। ठीक है, तो बेटा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जिन बच्चों को सेट थ्योरी में एक लॉ होता था डी मॉर्गन का लॉ, अगर वो लॉ याद है तो उनको कतई कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा इसका आंसर आएगा बच्चों 1 माइनस, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करें कि द इवेंट नाइदर ए नोर बी, तो इवेंट को तो ऐसे दिखेंगे बेटा, और जब प्रोबेबिलिटी के बारे में बात आएगी तो बस हमें पी लगा देना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नोर बी, पी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से रीड करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आंसर होता है 1 में से माइनस कर दो किसको? इनके इंटरसेक्शन को, 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए। पहले मैं सोच रहा था मैं आपको इनको बाद में अलग से बताऊंगा, लेकिन ये इवेंट के टाइप के साथ ही मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। जैसे अगर हमारे पास आ रहा है कि भैया ओनली ए, तो ओनली ए के लिए मैंने आपको बताया कि पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ओनली बी तो पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, उसकी प्रोबेबिलिटी। और अगर हमारे पास आता है द इवेंट नाइदर ए नोर बी, इसके होने की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात चलती तो पी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, उसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये आपको चीजें याद होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ इवेंट के बारे में बेटा मैंने सारी बातें खत्म कर दी है। अब आपको मजा आने वाला है बच्चों, क्योंकि अब मैं सीधी सी बातें आपके पास जो लेके आने वाला हूँ वो क्वेश्चन से रिलेटेड लेके आऊंगा। और एक्सरसाइज हमारी जो 16.1 जो है सरकारी किताब में है, उसमें जो पहली जो एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ सैंपल स्पेस की बात है, सिर्फ और सिर्फ सैंपल स्पेस की बात है। आपसे और कुछ नहीं पूछा जाएगा, बार बार आपसे कहा जाएगा बताओ सैंपल स्पेस बताओ, सैंपल स्पेस बताओ। तो हमारी जो सरकारी किताब है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 16.1, उसमें सिर्फ ये चीजें दे रखी है, सैंपल स्पेस निकालो। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा। जैसे मैं आपको कुछ नए नए सैंपल स्पेस दिखाऊंगा ताकि आपको मजा आएगा। जैसे हमारे पास है बेटा क्वेश्चन है, अ डाइस इज थ्रोन, कुछ अच्छे क्वेश्चन दूंगा आपको, उनके सैंपल स्पेस, मतलब क्वेश्चन है फाइंड सैंपल स्पेस। ठीक है, अ डाइस इज थ्रोन, a dice is thrown if it shows even number, if it shows even number then coin is tossed once, then coin is tossed, then coin is tossed once। मतलब मैं अलग तरीके के आपके पास एक्सपेरिमेंट लेके आ रहा हूं। पहले हम क्या करते थे, एक एक्सपेरिमेंट करके काम खत्म कर देते थे 10th क्लास में, पता है 11th में आपको बहुत मजे आएंगे।
हम 10 में क्या करते थे, अ डाइस इज थ्रोन, भैया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, गेटिंग अ टेल, या फिर 2 बार फेंक दिया तो गेटिंग 2 हेड, गेटिंग 2 टेल, इस तरह से। यहाँ पे अपन ने क्या किया, अ डाइस इज थ्रोन, भैया हमने एक डाइस फेंकी, तो डाइस फेंकने पे हम जानते हैं हमारे पास 6 आउटकम होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इफ इट शोज इवन नंबर, ठीक है, अगर आपकी डाइस ने क्या शो किया बच्चों, अगर आपकी डाइस ने यहाँ पे इवन नंबर शो किया, इफ इट शोज इवन नंबर देन कॉइन इज टॉस्ड 1। अगर इवन नंबर शो किया तो देखिए सबसे पहले तो आपके पास सैंपल स्पेस में ये कहानी अ डाइस इज थ्रोन, ठीक है भैया। इफ इट शोज इवन नंबर अगर शो किया तो इवन नंबर अगर 2 शो हो जाता है देन कॉइन इज टॉस्ड, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको कॉइन फेंकना है अगर इवन नंबर शो करता है तो भैया मैं आपसे कह रहा हूं कि इवन नंबर से, जैसे सपोज हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, तो अब मुझे क्या करना है बच्चों, अब मुझे अपने कॉइन को टॉस करना है। तो कॉइन को टॉस करने पे आप जानते हैं आपके पास हेड भी आ सकता है और कॉइन को टॉस करने पे आपके पास टेल भी आ सकता है। तो आपने क्या किया बेटा, फेंका, 2 किया, हेड आ गया, 2 के साथ आपके पास बेटा टेल भी तो आ सकता है। फिर आपने क्या किया बेटा, इवन नंबर अगर आ रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट उसी पे बात कर रहा हूँ कि अगर इवन नंबर आ रहा है तो कॉइन फेंकना है ना, तो इवन नंबर आ गया मेरे पास 2, तो 2 आया, तो हो सकता है कि जब मेरे पास 2 आया मैंने कॉइन फेंका तो कॉइन फेंकने पे हेड आ गया, तो मिला के मेरे पास कहानी क्या आएगी, 2 के साथ हेड, 2 के साथ टेल, 4 के साथ हेड, 4 के साथ टेल, ठीक है, 6 के साथ हेड और बच्चों 6 के साथ टेल। ये तो ये जो सिचुएशन है ये कब बन रही है, जब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, तो बच्चों अपनी सीधी सीधी बात हो गई, जब अपने पास क्या है, इवन नंबर आ रहा है, तो इवन नंबर आ रहा है तो अपने को ये काम करता चलना है। जैसे इवन नंबर सपोज मेरे पास 2 आ गया, तो मेरे को बेटा डेफिनेटली अब क्या है, कॉइन को थ्रो करना पड़ेगा, तो 2 के साथ हो सकता है हेड आ जाए, 2 के साथ हो सकता है टेल आ जाए, क्योंकि हम जब कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें भी तो पॉसिबिलिटी ना, हेड टेल कुछ भी आ सकता है। तो ये तो इवन की मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटी दिखा दी, लेकिन अगर मान लो इवन नहीं आता, जैसे सपोज 1 आ गया, तो कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट खत्म, वापस फेंका, सपोज अब की बार 3 आ गया तो भी कोई बात नहीं, 5 आ गया तो भी कोई बात नहीं। तो ये पूरा मिला के मेरा क्या बन गया बच्चों, सैंपल स्पेस। तो ये सैंपल स्पेस है। और किसी को अगर ऐसे बात समझ में नहीं आई तो बेटा सीधी सीधी सी बात है, जैसे ये क्या किया बेटा अपन ने अपनी डाइस को फेंका। अब हमारी जो क्यूबिकल डाइस को फेंकने पर हमारे पास 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है और 6 आता है। अब अगर हमारे पास 1 आता है तो हमें कुछ नहीं करना, मतलब सैंपल स्पेस में 1 आके रह गया। 3 आता है, हमें कुछ नहीं करना, सैंपल स्पेस में 1 आके रह जाएगा। 5 आता है, हमें कुछ नहीं करना, सैंपल स्पेस में 5 आके रह जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास कहानी क्या है, अगर 2 आ जाता है, इवन नंबर आ जाता है, तो फिर मुझे क्या है, सीधा सीधा ध्यान देना है कि अगर 2 आ जाता है तो फिर मुझे कॉइन को टॉस करना पड़ेगा। तो फिर 2 के साथ हेड भी आएगा, 2 के साथ टेल भी आएगा। सेम कहानी 4 के साथ होगी, सेम कहानी 6 के साथ होगी। तो ये आपका सैंपल स्पेस बन चुका है बच्चों। तो इसके अंदर कितने सैंपल पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसके अंदर सैंपल पॉइंट है, ठीक है। अब ऐसे ही मैं आपके लिए कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ जहां पे अपने को सैंपल स्पेस बनाने, अच्छे एग्जाम्पल लूंगा एकदम डिफरेंट, ताकि आपको लगता रहे कि हाँ यार कहानी कुछ अलग है। जैसे एक और क्वेश्चन है, आपकी सरकारी किताब का क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है भैया। अब की बार कॉइन को कर रहा हूं मैं टॉस, उल्टा ला रहा हूं। अ कॉइन इज टॉस्ड एंड देन अ डाइस इज रोल्ड, एंड देन अ डाइस इज रोल्ड। पिछली बार अपन ने डाइस को फेंका था और फिर इवन नंबर आ रहे थे तो अपन कॉइन को फेंक रहे थे। अब की बार देखना कुछ उल्टा केस लेके आ रहा हूं, अब की बार कॉइन को फेंक रहा हूं, ठीक है। तो ये एक कॉइन रहेगा यहाँ पे जिसको मैं फेंकूंगा, तो कॉइन को फेंकने पे आप जानते हैं या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। तो ये तो आगे की बात है, पहले पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड एंड देन अ डाइस इज रोल्ड ओनली इन केस, एंड देन अ डाइस इज रोल्ड ओनली इन केस, डाइस को तभी फेंको ओनली इन अ केस, a head is shown, a head is shown on the coin। क्या बात है, head is shown on the coin, मतलब हमें डाइस को तभी फेंकना है जब हमें कॉइन पे हेड नजर आए। अगर हमें कॉइन पे हेड नजर नहीं आ रहा तो हमें डाइस को नहीं फेंकना है। तो भैया हो सकता है कि जब मैंने सैंपल स्पेस बनाना स्टार्ट करता हूं, हो सकता है जब मैंने किसको फेंका, अपने सिक्के को फेंका, तो मुझे क्या मिल गया, मुझे सबसे पहले भिड़ते ही हेड मिल गया। अगर मुझे हेड मिल गया तो मुझे डाइस को फेंकना पड़ेगा, और डाइस को फेंकने पे आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 ये आउटकम्स आते हैं। तो जब मैंने
सिक्का फेंका, मुझे हेड मिला। अब हेड मिलते ही मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, मुझे अब डाइस को भी फेंकना पड़ेगा। डाइस को फेंकने पे सपोज मेरे पास 1 आ गया, तो पहली पॉसिबिलिटी है, हो सकता है 1 ना आके 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 5 आ जाए, हो सकता है 6 आ जाए, और एक सबसे खतरनाक कंडीशन भैया, हो सकता है मुझे हेड ही ना मिले, मुझे क्या मिले, टेल मिले, तो मेरा एक्सपेरिमेंट ओवर। क्यों? क्योंकि मैं अगर सिक्के को फेंकने पे अगर मुझे टेल मिल जाता है तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो डाइस को तब फेंकना है जब मुझे हेड मिले, और अगर मुझे हेड नहीं मिलता है, मतलब क्या मिलता है, टेल, तो मेरा एक्सपेरिमेंट ओवर। तो ये बेटा इसका सैंपल स्पेस हो गया। तो आपको सैंपल स्पेस बनाना आना चाहिए। 16.1 जो यहाँ पे एक्सरसाइज 16.1 जो है सरकारी किताब में, उसके अंदर आपको सैंपल स्पेस बनाना बेटा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन और देखिए, बढ़िया एक से एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली। क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस्ड repeatedly until a head comes up, until a head comes up, मतलब एक कॉइन को तब तक फेंको जब तक हेड नहीं आ जाए, until a head comes up। और कहा जा रहा है describe the sample space, वही सैंपल स्पेस निकालो। शॉर्ट में लिख देता हूं कि अपने को क्या निकालना है, सैंपल स्पेस निकालना है। तो बड़ा कितनी शानदार बात है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक कॉइन को फेंको, फेंकते जाओ। अ कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली, कॉन्टिन्यूसली, कब तक, जब तक हेड ना आ जाए। तो भैया सैंपल स्पेस बनाना तैयार किया, ये कर्ली ब्रैकेट बनाया। हो सकता है पहली बार में हेड आ जाए, एक्सपेरिमेंट ही खत्म। हो सकता है पहली बार में हेड ना आए, क्या आ जाए, टेल आ जाए, तो मुझे वापस मेरे सिक्के को फेंकना पड़ेगा। तो वापस सिक्के को फेंकना पड़ा, सपोज अब की बार हेड आ गया, एक्सपेरिमेंट खत्म। हो सकता है मेरे पास टेल आए, तो मुझे फिर सिक्के को फेंकना पड़ेगा। हो सकता है वापस टेल आ जाए, तो मुझे फिर सिक्के को फेंकना पड़ेगा, और अब की बार मेरे पास हेड आ गया, एक्सपेरिमेंट ओवर। समझ में आ रही होगी मेरी बात अच्छे लोगों को। मैंने सिक्का फेंका, टेल आया, फिर सिक्का फेंकना पड़ेगा, फिर टेल आ गया, फिर सिक्का फेंकना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अभी तक हेड नहीं मिल रहा। जब तक हेड नहीं आएगा मेरा एक्सपेरिमेंट ओवर नहीं होगा। हो सकता है अब की बार मेरे पास हेड आ गया, ठीक है। तो इस तरीके की मेरी ये कहानी बेटा चलती चली जाएगी, डॉट 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 डॉट, और फिर मैं इसको कर्ली ब्रैकेट लगा के बंद कर दूंगा। तो ये एक ऐसा केस है जब आपको सैंपल स्पेस के अंदर जो एलिमेंट मिले ना बेटा, वो इनफाइनाइट एलिमेंट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो हो सकता है एक ही बार में खत्म हो जाए, हो सकता है खत्म ही ना हो, हेड आ जाए, हो सकता है टेल आए, टेल आता ही रहे, आता ही रहे, आता ही रहे, तो आपका तो एक्सपेरिमेंट बेटा चलता ही रहेगा ना। तो ये इसके सैंपल स्पेस का आंसर है। ऐसे एक और क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, इसमें कहा जा रहा है, अ डाइस इज थ्रोन continuously, a dice is thrown continuously until, सेम इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन लेके आया, a dice is thrown continuously, वही repeatedly, a dice is thrown continuously until you get 6, until you get 6, और describe सैंपल स्पेस। भैया इसका सैंपल स्पेस निकाल के दिखाओ, ठीक है भैया, इसका सैंपल स्पेस निकाल के दिखाओ। तो सैंपल स्पेस को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। कहानी ये, डाइस को फेंकना है जब तक आपको 6 ना मिल जाए। तो वही सबसे पहला डायलॉग, तो डायरेक्ट वही दो। हो सकता है पहली बार में 6 मिल जाए, हो सकता है पहली बार में 6 मिल गया, तो मेरा तो बेटा जो ये है एक्सपेरिमेंट ये ओवर हो गया, ठीक है। हो सकता है मुझे पहली बार में 6 ना मिले, मुझे क्या मिले, 1 मिले, और 1 के बाद मुझे अब की बार 6 मिल जाए, तो पहली कंडीशन मेरी ये बनी। हो सकता है मुझे 1 ना मिले, मुझे 2 मिले, 2 मिला, और फिर उसके बाद मुझे 6 मिल जाए। पॉसिबिलिटी आपको ये समझ में आ जाएगी। हो सकता है मैंने डाइस को फेंका, मुझे 3 मिला, और 3 के बाद मुझे अगली बार 6 मिल जाए, 3 6 4 6 5 6, ठीक है। और 6 6 का तो काम है ही नहीं, आप समझ ही होंगे, क्योंकि 6 आते हैं तो एक्सपेरिमेंट ओवर हो जाएगा। हो सकता है ऐसा हुआ, हो सकता है ऐसा नहीं हो, और मेरी कहानी कैसी हो, मुझे 1 मिला, अगली बार मैंने फिर फेंका डाइस को, लेकिन मुझे 6 नहीं मिला, वापस 1 मिल गया, तो भैया 1 1 6। कहानी अब कैसे बदलेगी, 1 आया पहली बार, फिर फेंका, आपकी बार मेरे पास 2 आ गया,
और फिर फेंका, आपकी बार मेरे पास 6 आ गया। तो बेटा आप लोग समझ गए होंगे कि ये कहानी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। तो यहाँ पे भी हमारे पास सैंपल स्पेस के अंदर जो हमारे पास जो सैंपल पॉइंट आए वो कितने आए बच्चों, इनफाइनाइट आए। तो यहाँ पे इस तरीके का भी आपको केस दिमाग में भेजे में सेट करके रखना है कि ऐसी भी कंडीशन होती है। तो ये भी बेटा मेरा क्वेश्चन खत्म हुआ। ऐसे ही मैं आपके लिए एक दो क्वेश्चन और ले रहा हूँ। जैसे यहां पे बेटा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड if it shows head, if it shows head, we draw a ball. if it shows a head, अगर हेड आ रहा है तो अब हम एक बॉल निकाल रहे हैं। we draw a ball from a bag, from a bag consisting of from a bag consisting of 3 blue and 4 white balls. 3 blue and 4 white balls. If it shows tail, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार बच्चों, इसमें मैं क्या बहुत सारा कॉम्बिनेशन लेके आया हूं। If it shows tail, we throw a dice. Tail, we throw a dice. कॉइन को फेंक रहे हैं, अगर हमारे पास हेड आता है तो फिर हम एक बैग के अंदर, एक थैले के अंदर हमारे पास क्या है, 2 कलर की बॉल है, एक तो है ब्लू और एक है व्हाइट, उनमें से निकालना है। लेकिन अगर मेरे पास बच्चों हेड नहीं आता है, मेरे पास सपोज क्या आता है, टेल आता है, तो फिर मुझे मेरा एक्सपेरिमेंट चेंज करना है। डबल डबल एक्सपेरिमेंट चल रहा है, सिक्का फेंका, हेड आ रहा है तो थैले में से बॉल निकालनी है, और टेल आता है तो आपकी बार डाइस को फेंकना है। ठीक है, तो वी थ्रो अ डाइस, describe the sample space of this event. We throw a dice, describe the sample space. Describe the sample space of this event. ये एक इवेंट है इसका भैया, of this experiment, sorry. Describe the sample space of this experiment. ये हमें जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट का क्या, सैंपल स्पेस। ये है बात। तो बेटा देखिएगा, सीधी सीधी सी बात है, यहाँ पे मैं इस तरीके से काम करूंगा बेटा। जैसे मेरे पास क्या है कि ये एक कॉइन है, ठीक है। अब इस कॉइन को अगर मैंने टॉस किया तो या तो मुझे हेड मिलता है मेरे भाइयों, या फिर मुझे टेल मिलता है। ठीक है, हेड आएगा तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे हेड आता है तो मुझे एक बॉल निकालनी, ड्रॉ अ बॉल। ठीक है, ड्रॉ अ बॉल थैले में से, और उस थैले के अंदर कहानी क्या है, उस थैले के अंदर कहानी ये 3 ब्लू है और 4 व्हाइट है। तो ब्लू को अपन नाम दे देते हैं B1, B2, B3, ये 3 बॉल हो गई, और व्हाइट को W1, W2, W3, W4, इस तरीके से नाम दे देते हैं। भैया थैले में मेरे पास क्या है, 2 कलर की बॉल है, ब्लू और व्हाइट। अब तीनों बॉल जो है मैंने उनको अलग अलग बोल दिया, पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसे व्हाइट के लिए भी बोल दिया W1, W2, W3, W4। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ये काम करना है, और अगर ऐसा होता है तो फिर मुझे क्या करना है, मुझे थ्रो अ डाइस, मुझे भैया एक डाइस को थ्रो करना है। और अगर मुझे डाइस को थ्रो करना है तो आप सभी बच्चे जानते हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6 इसमें से कोई कहानी आनी है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं बेटा, कॉइन को फेंकना स्टार्ट करते हैं। बच्चों मैंने कॉइन को फेंका, मेरा सैंपल स्पेस क्या आएगा, सैंपल स्पेस देखिएगा। सबसे पहले मुझे हेड मिल गया, तो हेड मिलते ही मुझे थैले में से बॉल निकालनी है। हो सकता है पहली बॉल मेरे पास ब्लू आ जाए, फर्स्ट वाली HB1, कोमा, हो सकता है पहली वाली ना आके दूसरी वाली आ जाए HB2, कोमा HB3। बहुत अच्छे से समझा रहा हूं मैं बात, बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये तो ब्लू के साथ हुआ काम, हो सकता है ब्लू ना आए, व्हाइट आ जाए, तो HW1, HW2, कोमा लगाते जाइए, HW3, HW4,
ये तो कहानी कहाँ की हो गई, यहाँ की हो गई। अगर हेड आ रहा है तो बॉल मुझे निकालनी है और बॉल ऐसे ही निकलेगी। अगर मान लो हेड ना आके अब क्या आना स्टार्ट हुआ, टेल आना स्टार्ट हुआ, तो टेल आते ही क्या करना है बेटा, आपको डाइस को फेंकना है। तो T1 T2 T3, टेल आते ही तुरंत आपने डाइस फेंकी, हो सकता है डाइस फेंकने पे 1 आया तो T1 T2 T3 T4 T5 और T6। बच्चों ये आपका सैंपल स्पेस खत्म हुआ। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस आया करेंगे। तो कितना सीधा है, अगर हमारे दिमाग में क्लियर है तो सब कुछ समझ में आएगा। ये हो गई कहानी। ऐसे ही मैं आपको एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा बताने वाला हूँ बच्चों, देखिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन लगेगा आपको। देखिए क्वेश्चन है कि मेरे पास बच्चों, डायरेक्ट ही बोल रहा हूं कि मेरे पास एक बैग है और उस बैग के अंदर बच्चों एक तो रेड बॉल है, 2 व्हाइट बॉल है। सीधी सीधी सी बात कर लेते हैं, क्वेश्चन ना लिख के बोल रहा हूं कि भैया मेरे पास ये एक बैग है और इस बैग के अंदर क्या है मेरे दोस्तों, एक तो रेड बॉल है और एक रेड बॉल और 2 व्हाइट बॉल। ठीक है, तो एक तो रेड बॉल है और हमारे पास क्या बच्चों 2 व्हाइट बॉल है। ठीक है, और कहा जा रहा है 2 बॉल्स आर ड्रॉन। अब की बार देखो कहानी अलग है, बहुत अलग है। अभी तक अपन बात कर रहे थे बार बार 1 1 1 ये बातें कर रहे थे। मैंने आपसे बोला कि बच्चों हमारे पास क्या है, इस थैले के अंदर 3 बॉल है, उसमें से एक रेड है और 2 व्हाइट है, और कहा जा रहा है 2 बॉल्स आर ड्रॉन। अब यहाँ पे एक नई चीज लेके आने वाला हूं मैं आपके पास। एक तो होता है विद रिप्लेसमेंट, और 2 बॉल्स मतलब 2 आइडेंटिकल बॉल्स, सब एक जैसी है। मतलब अपन हाथ लगा के पता नहीं लगा सकते कि यार ये वाली जो है ये रेड है और ये वाली जो है ये व्हाइट है। मतलब सारी की सारी बॉल्स क्या आइडेंटिकल, मतलब इक्वल शेप की है। ये तो कई बार ऐसा होता है ना, अपन चालाकी खेल लें, बेवकूफ़ बना दें, अच्छा रेड वाली तो है बड़ी और व्हाइट वाली है छोटी, हाथ लगाने से पता लग गया। ऐसी चीज़ें नहीं होती बेटा इस वाले चैप्टर के अंदर। यहाँ पे मामला आइडेंटिकल है। 2 आइडेंटिकल बॉल्स आर ड्रॉन। ठीक है, एक तो है विद रिप्लेसमेंट, और एक बात होती है बच्चों विदाउट रिप्लेसमेंट। दोनों पे बहुत अच्छे से ध्यान देना आप। विदाउट रिप्लेसमेंट दोनों का मतलब क्या होता है। विद रिप्लेसमेंट सीधी सी बात है, विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि किसी बॉल को निकाल के वापस उसको डाल दो। विद रिप्लेसमेंट कोई बॉल हमने ड्रॉ करी और वापस उसको पुट कर दिया। तो ये बात याद रखना कि विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, बॉल निकालकर वापस रखना, बॉल निकालकर वापस पुट करना, वापस रख दो, वापस पुट करना मतलब वापस बैग में फिल कर देना है। ये विद रिप्लेसमेंट का मतलब होता है। तो विद रिप्लेसमेंट से हम क्या समझते हैं, विद रिप्लेसमेंट से हम ये समझते हैं कि अगर हमने कोई बॉल निकाली वापस उसको थैले में डाल दो। और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, बॉल निकाल ली, अब चुप हो जाओ, कुछ मत करो, अब चुप हो जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, उस बॉल को वापस मत रखो। आया समझ में बच्चों। अगर विद आउट रिप्लेसमेंट बात चल रही तो बॉल निकाल ली, अब चुप हो जाओ, निकाल ली मतलब रख लो, अब उसको वापस थैले में नहीं डालना, ये है कहानी। और यहाँ पे वापस उसमें डाल दो। तो बच्चों देखिए हमसे कहा जा रहा है 2 बॉल्स आर ड्रॉन। ठीक है भैया, अपने को 2 बॉल निकालनी है, लेकिन अब की बार कहानी क्या है, विद रिप्लेसमेंट है। तो सैंपल स्पेस में कैसे बनाऊंगा, देखिए सैंपल स्पेस मैंने बनाना स्टार्ट किया, तो मेरे लिए जो कंडीशन जनरेट होगी वो क्या होगी। सपोज मैंने निकाला वो बॉल क्या है बच्चों, रेड है, वो बॉल क्या है मेरी रेड है, एक ही रेड है, तो फिर मैं उसको R1 R2 ऐसे कुछ ना दिखाऊंगा, व्हाइट में मैं फिर भी दिखाऊंगा। तो सपोज मेरी वो बॉल क्या है बच्चों, रेड है। अब वो मेरी बॉल रेड है, लेकिन मैंने उसको देख लिया, क्योंकि मुझे विद रिप्लेसमेंट के बारे में बात चल रही, तो वापस मैंने उसको थैले के अंदर डाल दिया। हो सकता है डालने के बाद जब मैं उसको वापस निकालूं तो फिर से मेरे पास वही निकल के आ जाए। तो पहला केस तो क्या हुआ, RR, मैंने निकाला था रेड थी, लेकिन मैंने उसको बेग के अंदर वापस डाल दिया। हो सकता है वापस फिर वही निकल के आ गई, रेड। ठीक है, हो सकता है मैंने रेड निकाली अब की बार और उसको फिर डाल दिया, लेकिन अब की बार जो निकाल रहा हूं वो व्हाइट वाली है, उसका नाम लेते हैं अपने W1। ठीक है साहब।
हो सकता है मैंने जो मेरी रेड बॉल निकाली उसके साथ व्हाइट वाली फर्स्ट ना निकल के दूसरी वाली निकल गई हो, तो कहानी क्या है, RW2। और हो सकता है मेरे दोस्तों कि मेरे से रेड ही ना निकले पहली बार में भी क्या निकले, व्हाइट, और दोबारा भी मेरे पास क्या निकले बच्चों, वापस व्हाइट। तो ये इस केस में हमारा सैंपल स्पेस बनता है जब हम बात करते हैं किसकी, विद रिप्लेसमेंट की। और विदाउट रिप्लेसमेंट में भी आपको गजब का मजा आने वाला है, विदाउट रिप्लेसमेंट में देखना क्या होने वाला है। तो इसलिए मैंने इसी सेम क्वेश्चन पे दोनों बातें करी कि अगर इसमें अपन बात करें विद रिप्लेसमेंट और इसी में अपन बात करें विदाउट रिप्लेसमेंट, तो फर्क क्या होगा देखिएगा। अब की बार अगर मैं यहाँ पे सैंपल स्पेस बनाने जाता हूँ बच्चों, तो मैंने क्या किया, मैंने बॉल निकाली, 2 बॉल्स आर ड्रॉन, बात चल रही है इसलिए एक साथ में दो की बातें कर रहा हूँ। तो मैंने एक बॉल निकाली, वो आ गई मेरे पास रेड। अब जब वो रेड आ चुकी है ना, तो उसको अब अंदर तो रखना नहीं है, हो गई वो बाहर, ठीक है। तो अब अगर वो बाहर हो गई, तो अब मैंने जैसे ही बैग के अंदर हाथ डाला, हो सकता है पहली वाली व्हाइट आ जाए, तो RW1, ठीक है। हो सकता है पहली वाली व्हाइट आ जाए, या हो सकता है जब मैंने रेड निकाली थी तो पहली वाली व्हाइट ना आके दूसरी वाली व्हाइट आ जाती, RW2, ठीक है ये। और जब ऐसा हो चुका है, मान लो कि आपने रेड बॉल निकाल लेनी है बेटा, रेड बॉल निकाल ली, जैसे पहली बार में रेड आ गई तो इसके साथ 2 पॉसिबिलिटी थी कि जो सेकंड जो आप निकालेंगे वो फर्स्ट वाली व्हाइट हो या सेकंड वाली व्हाइट हो। और अब आपको पता लगे कि रेड निकाल लिया आपने, चलो रेड का काम खत्म हो गया, तो अब एक ही पॉसिबिलिटी है, बैग के अंदर सिर्फ व्हाइट बॉल्स बची हुई है, तो आपने अगर निकाला तो फर्स्ट वाली व्हाइट आ गई, तो अब सेकंड केस में सेकंड वाली व्हाइट ही आनी है। तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट यहीं पे हमारा ओवर हो गया। तो सैंपल स्पेस देखिए इसका अलग है और इसका सैंपल स्पेस अलग है, दिस इज द डिफरेंस इन विदाउट रिप्लेसमेंट, इन विदाउट रिप्लेसमेंट एंड विद रिप्लेसमेंट। तो बेटा ये फर्क पड़ता है, तो ये बात आपको ध्यान देनी है। तो एक्सरसाइज 16.1 में बस इसी तरीके के हमारे पास क्वेश्चंस आया करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कहानी। अब मैं आपको जो टाइप्स ऑफ इवेंट मैंने जो पढ़ाया था बच्चों, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और हैं ताकि आपको और मजा आए। फिर उसके बाद बेटा प्रोबेबिलिटी का ओरिजिनल रोल मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वो ओरिजिनल रोल जो मैं आपको दिखाऊंगा मेरे दोस्तों, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में दिखा पाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ कुछ सिंपल क्वेश्चंस और बताता हूँ। तो ये 16.1 से रिलेटेड बात हो गई। अब 16.2 से रिलेटेड बात जो है ना, वो वैसे तो मैं पूरी बता चुका हूँ, क्योंकि 16.2 में पता है क्या होने वाला है, आपको जो मैंने टाइप्स ऑफ इवेंट पढ़ाया ना बेटा, उनसे रिलेटेड बातें चलेगी। देखिएगा क्वेश्चन है मेरे पास, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाइस। क्वेश्चन है, एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें मैं डाइस को फेंक रहा हूँ, और देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख रहा पूरा, क्वेश्चन क्या है मेरा, एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें मैं डाइस को फेंक रहा हूँ एक बार। कहा जा रहा है ए इज द इवेंट गेटिंग अ प्राइम नंबर। ए एक इवेंट है और वो क्या है, गेटिंग अ प्राइम नंबर। ए एक इवेंट है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो मुझे अभी से पता लग गया कि ए के अंदर क्या क्या आने वाला है। ए के अंदर आएगा 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। ये मेरी ए की कहानी हो गई, ठीक है। उसके बाद मुझसे कहा जा रहा है, भाई अपन बात कर रहे हैं बेटा डाइस को फेंकने के बारे में बात कर रहे हैं, तो सैंपल स्पेस भी लिख लेते हैं पहले एक बार। सैंपल स्पेस आएगा 1 2 3 4 5 6। डाइस को मैंने एक बार फेंका तो ये सैंपल स्पेस है, ये पहला इवेंट है। सेकेंड इवेंट बोला गया क्वेश्चन में बी, और वो सेकेंड इवेंट क्या है, वो है गेटिंग एन ऑड नंबर। गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर, ये बी जो इवेंट है। तो बी के अंदर क्या आएगा बच्चों, बी के अंदर आएगा 1 3 5, ठीक है। कहा जा रहा है राइट द सेट्स रिप्रेजेंटिंग द इवेंट्स ए और बी। मुझे फर्स्ट लिखना है ए और बी। अब आपको मजा आएगा कि ये मैंने चीजें क्यों पढ़ाई थी। ए और बी का मतलब क्या होगा मेरे दोस्तों, ए और बी का मतलब आप सारे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, ए यूनियन बी। तो ये रहा हमारा इवेंट ए, ये रहा हमारा इवेंट बी। ए यूनियन बी के बारे में बात करूंगा तो दोनों की यूनियन बना दूंगा, और दोनों की यूनियन बना दूंगा तो आंसर क्या आएगा बच्चों, आपने देखा गेटिंग एन ओड नंबर में तो आंसर आया 1 3 5 और उसमें आंसर आया 2 3 5, तो आंसर आ जाएगा 1 2 3 5। ये यूनियन का आंसर आ गया 1 2 3 5, ए यूनियन बी, ए और बी। सेकंड पार्ट दे रखा है क्वेश्चन में ए एंड बी, ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब जब भी एंड आएगा मतलब इंटरसेक्शन, तो हम क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में क्या कॉमन है, तो ए और बी में 2 एलिमेंट कॉमन है, एक 3 है और एक 5 है, तो 3 5, ये इसका आंसर आ गया बच्चों।
ये लो साहब, मैंने कहा था ना ऐसे काम आएंगे। ये 16.2 का काम चल रहा है। फिर कहा जा रहा है ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी। इसका मतलब आप जानते हैं ओनली ए होता है। इसका मतलब क्या होता है? ओनली ए। ओनली ए मतलब ए माइनस बी होता है। इसको मैंने इस तरीके से दिखाया था। और ए माइनस बी का मतलब सेट थ्योरी से याद रखिए, ए का वो एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट ना हो। ए माइनस बी को ऐसे रीड करते हैं, ए का वो एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट ना हो। ए का कौन सा एलिमेंट बी में नहीं है? 2 नहीं है, तो ए माइनस बी का आंसर आ गया मेरे भाइयों कितना? 2। ये है सबसे शानदार ट्रिक अपनी, ये अपनी खुद की सेल्फ ट्रिक है। ए माइनस बी का मतलब ए का वह एलिमेंट जो बी में ना हो, ये आ गया आंसर। थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट, नोट ए। नोट ए, ए नहीं होना चाहिए। नोट ए को हम क्या बोलते हैं? नोट ए को हम ए कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं, ए बार भी बोल सकते हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है डायरेक्ट नोट ए मतलब ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए नहीं होना चाहिए। ए नहीं होना चाहिए तो फिर कुछ भी हो सकता है। ए नहीं होना चाहिए तो कुछ भी हो सकता है। तो ए क्या है? ए है हमारे पास 2 3 5। 2 3 5 को हटा दीजिए, 2 3 और 5 इसको डिस्कार्ड कर दीजिए हमारे सैंपल स्पेस से। बचा क्या? 1 4 और 6। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 1 4 और 6। ये हो गई हमारी कहानी। तो ऐसा हमारे क्या है, सरकारी किताब में क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमको डाइस को फेंका हमने, इवेंट ए दिया, बी दिया, और फिर इस तरीके की बातें उसने करी कि भैया ऐसा ऐसा बताओ। ठीक है, ये हो गई हमारी कहानी खत्म। उसके बाद देखते हैं बेटा और कैसा क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, देखिएगा। हाँ, एक और क्वेश्चन है, देखिए। जो क्वेश्चन है देखिएगा बच्चों, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। क्वेश्चन है, एक कॉइन को 3 बार फेंका। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। अब 3 टाइम्स अगर कॉइन को टॉस किया है तो आपको पता होना चाहिए पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आएंगे। मैंने आपको सारी बात बता दी। जब भी हम कॉइन को टॉस करेंगे तो कॉइन को टॉस करने पे आपको फॉर्मूला याद रखना है, खोपड़ी में बच्चों कितना 2 की पावर n। और अगर 3 बार करेंगे तो 2 की पावर 3 मतलब 8 आउटकम्स आएंगे। और उन 8 आउटकम्स की ट्रिक भी मैंने आपको सिखा रखी है बच्चों, कैसे क्या करना है। तो पहले क्वेश्चन देखिए, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट। ठीक है भैया, करते हैं कंसीडर। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। ठीक है, पहला इवेंट ए है, नो हेड अपीयर्स। पहला इवेंट ए है, नो हेड अपीयर्स। नो हेड अपीयर्स, कोई भी हेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड इवेंट है बी। सेकंड इवेंट है मेरा बच्चों बी, और बी है एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स। एग्जैक्टली 1 हेड, 1 ऐसे लिख देता हूं डायरेक्टली, एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स। ठीक है, एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स। और फिर थर्ड जो है बच्चों मेरा जो इवेंट जो सी दे रखा है, 3 इवेंट दे रखे हैं। एक इवेंट ए है, उसमें तो बोला नो हेड मतलब हेड आने ही नहीं चाहिए। ठीक है, हेड आने ही नहीं चाहिए मतलब सीधी सीधी सी बात है, सारे टेल होने चाहिए। तो अपने को पता लगेगा नो हेड का मतलब क्या आने वाला है। एग्जैक्टली 1 हेड। सी में बोला जा रहा है बच्चों एटलीस्ट 2 हेड अपीयर। एटलीस्ट 2 हेड, अभी सब निकाल दूंगा मैं, सारी चीजें निकाल दूंगा सैंपल स्पेस से। एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स, एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स। ठीक है, अब कहा जा रहा है बच्चों, क्वेश्चन अब स्टार्ट होगा। भाई अभी तो क्या था, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ कि एक कॉइन को 3 बार फेंका। 3 बार फेंकने पे आप जानते हैं कि कुछ ना कुछ अगर अपन बात करेंगे तो किसी ना किसी इवेंट के बारे में बात करेंगे। पहले इस इवेंट के बारे में बात करी, फिर इसके, फिर इसके। और अब मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है, डू दे फॉर्म अ सेट ऑफ mutually exclusive
एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब ये मिलके ये ABC 3 इवेंट जो हैं, इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी, ये तीनों मिलके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बना रहे हैं या म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट बना रहे हैं। एग्जॉस्टिव, एक्सक्लूसिव है EXHAUS, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या है ये अपने को निकालना है मेरे भाइयों, ठीक है। ये अपने से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि क्या ये मिलके ऐसा काम कर रहे हैं, हेंस दे डू दे फॉर्म अ सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, इस तरीके से पूछा जा रहा है बच्चों। तो देखिएगा, सबसे पहले तो कहानी ये है कि मुझसे ए के बारे में बोला जा रहा है, बी के बारे में बोला जा रहा है, सी के बारे में बोला जा रहा है। सबसे पहले तो मैं जो भी काम करता हूँ ना, अब आप क्वेश्चन पे आ जाओ। पहले तो क्वेश्चन दिया हुआ है, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो। हमसे कहा जा रहा है कि ये 3 इवेंट मिलके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या फिर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है। मैंने क्या देखा, सबसे पहला काम मैं सैंपल स्पेस निकालता हूं, और जब 3 सिक्कों को फेंकते हैं तो मैंने आपको सिखाया था, एक बार फिर आपको याद दिला देता हूं कि 2 की पावर 3 मतलब 8 आएगा, और इसकी मैंने ट्रिक बताई थी कि 8 को पहले 2 से डिवाइड करो, 4 आएगा, तो 4 बार हेड लिखो मेरे दोस्तों और 4 बार टेल लिखो, ऐसे, ठीक है। फिर जो 4 आया, 8 को 2 से डिवाइड करने पे जो 4 आया, उस 4 को वापस 2 से डिवाइड करो, आंसर कितना आएगा 2। अब वापस 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो, 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो। अभी सैंपल स्पेस के फॉरवर्ड पे लिख दूंगा पूरे को, ठीक है। अब आंसर 2 आया, 2 को वापस 2 से डिवाइड करो, कितना है बच्चों 1। 1 आना जरूरी है, 1 पे अपना काम खत्म होगा। एक बार हेड, एक बार टेल, 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 ये खत्म हो गई मेरी कहानी। तो सैंपल स्पेस में बनाना स्टार्ट करता हूँ बच्चों। तो पहला तो आया HHH, फिर आया हमारे पास HHT, फिर हमारे पास आया बच्चों HTH, फिर हमारे पास आया HTT, ठीक है। और फिर हमारे पास आया, बाकी 4 को यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, हमारे पास आया बच्चों इसके बाद THH, THH, फिर आया हमारे पास THT, टेल हेड टेल, फिर उसके बाद आया हमारे पास टेल टेल हेड, और फिर उसके बाद आया बच्चों चारों टेल 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 टेल। ये मेरा सैंपल स्पेस आ चुका है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से मैंने अपना पूरा सैंपल स्पेस बहुत आसानी से बना लिया। अब देखिएगा, मेरा सैंपल स्पेस आ गया, ठीक है भैया, मेरा सैंपल स्पेस। अब क्या करना है, इवेंट ए पे जाना है भैया। इवेंट ए के अंदर क्या आने वाला है, नो हेड, कोई भी हेड नहीं होना चाहिए। कोई भी हेड नहीं होना चाहिए मतलब क्या यार, टेल होना चाहिए। तो ये रहा नो हेड का काम। तो इवेंट ए के अंदर कहानी सिर्फ ये इतनी सी आई, टेल टेल टेल, ठीक है। अब आ जाते हैं इवेंट बी, एग्जैक्टली 1 हेड। एग्जैक्टली 1 हेड मतलब सिर्फ एक ही हेड होना चाहिए, सिर्फ एक ही हेड। एक ही हेड मुझे कहाँ कहाँ पे नजर आ रहा है, एक ही हेड मुझे एक बार यहाँ पे नजर आ रहा है, तो मैंने इसको लिखा कि भैया एक ही हेड मुझे यहाँ पे नजर आया, हेड टेल टेल, एक तो इस केस में, और एक ही हेड मुझे यहाँ पे भी नजर आया जिसका नाम है टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, और एक ही हेड मुझे यहाँ पे भी नजर आया जिसका नाम है टेल टेल हेड। ये मेरा बी आ गया, इवेंट ए आ गया, इवेंट बी आ गया। अब इवेंट सी के बारे में बात करता हूँ। इवेंट सी क्या है बच्चों, एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स। एटलीस्ट की बात जब भी आती है ना तो जिंदगी में मजा आ जाता है। एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2 का मतलब क्या हो गया, कम से कम 2, उससे ज्यादा भी चलेगा। तो एटलीस्ट 2 हेड का मतलब होता है 2 हेड और 3 हेड, ये दोनों लेके आओ आप। एटलीस्ट में तो जितना मांग रहा है वो तो लाओ, उससे ज्यादा भी चलेगा, एटलीस्ट में ऐसा होता है। तो 2 हेड वाले, तो 2 हेड वाले तो बच्चों आपको लाने हैं। तो 2 हेड वाले कौन कौन से हैं, एक तो ये रहा हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, फिर एक कौन सा हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, फिर एक कौन सा बच्चों, एक हमारे पास है, एक तो आ गया हेड हेड टेल, एक आ गया हेड टेल हेड, और उसके बाद 2 हेड वाले हैं, एक तो हो गया हेड हेड टेल हेड, और हाँ ठीक है ये हो गया। और फिर इसके बाद हमारे पास एक आएगा बच्चों हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, टेल हेड हेड टेल, 1 2 3 4 5, हाँ ये रहा ना बच्चों टेल हेड हेड। वही मैं सोचूं, मैंने कहा यार कहाँ मिस हो रहा है, अपने ट्रिक ही ऐसी कि उससे मिस कुछ भी नहीं होता। टेल हेड हेड, टेल हेड हेड। और चौथा, ये 3 केस तो कौन से, जब मेरे पास 2 हेड है। ये 3 केस तो कौन से वाले, जब मेरे पास 2 हेड है और वो बोल रहा है एटलीस्ट 2, तो एटलीस्ट 2 में 2 तो ले लिया, अब ये वाला भी लेना पड़ेगा, 3 वाला भी। तो ये आ जाएगा हेड हेड हेड। तो ये मेरा
इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी, तीनों कंप्लीट हो चुके हैं मेरे भाइयों। अब ये तीनों कंप्लीट हो चुके हैं तो अब मुझे एक काम करना है। अगर मुझे म्यूचुअली एग्जॉस्टिव चेक करना है तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव के लिए मैंने आपको सिखाया था कि जितने भी इवेंट है ना उनकी आप यूनियन बना दो। अगर आपको ए यूनियन बी यूनियन सी इसका आंसर अगर आपको सैंपल स्पेस मिल जाए, अगर आपको इसका आंसर सैंपल स्पेस मिल जाए तो आप बोलेंगे कि ये तीनों इवेंट मिलके म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट है। तो मैंने चेक करना स्टार्ट किया, क्या ये तीनों मिलके सैंपल स्पेस आ रहा है? तो भैया पहली बात तो ये है, ठीक है, ये प्रेजेंट है। फिर उसके बाद ये रहा हेड हेड टेल, ये भी प्रेजेंट है। फिर उसके बाद क्या है बच्चों? हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, ये भी प्रेजेंट है। फिर उसके बाद क्या है? हेड टेल टेल, ये इसमें है तो ये भी इसके अंदर प्रेजेंट है। फिर टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, ये भी प्रेजेंट है। टेल हेड टेल, ये भी प्रेजेंट है। टेल टेल हेड, ये भी प्रेजेंट है। और तीनों टेल, ये भी प्रेजेंट है। तीनों को मिला के अगर आप चेक कर लीजिए एक बार अच्छे से, आप कहेंगे कि सर ये सैंपल स्पेस जो है ना ये पूरा आ चुका है अगर इन तीनों की यूनियन बनाया तो ये चीज यहाँ पे क्या हो गई बेटा? ट्रू हो गई। इसका मतलब ABCR म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ABC, ये तो हो गई कहानी खत्म। ठीक है भैया। अब इसके बाद अगर मैं इन दो के बारे में बात करूं, किसके? इवेंट ए और बी के बारे में, बी और सी के बारे में, तो मैंने देखा यहाँ पे जब मैं इवेंट ए और बी के बारे में बात कर रहा हूँ तो ए और बी में कुछ कॉमन है। तो मैंने देखा कि भैया ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया? 5। इसका मतलब ए और बी, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कुछ भी कॉमन नहीं है भैया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ए इंटरसेक्शन बी 5 है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने देखा कि क्या बी और सी में कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता क्योंकि वहां पे 2 टेल की बात चल रही है, यहाँ पे 2 हेड की बात चल रही है। तो मैंने देखा कि जो बी इंटरसेक्शन सी है वो भी क्या है? 5 है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया बी एंड सी, ये भी क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। बी और सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। फिर उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे ए और बी के बारे में देख लिया बच्चों, बी और सी के बारे में देख लिया। अब मैं ए और सी के बारे में देख रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन सी, क्या ए और सी में कुछ कॉमन है? तो मैंने देखा कि ए और सी जो है ना उसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन सी का आंसर भी क्या आ गया? 5। इसका मतलब ए एंड सी, इन दोनों के बारे में बात करूंगा, ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए और बी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बी और सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये मेरी कहानी खत्म हो गई बेटा। मुझे चेक करके बताना था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मैंने देखा ए और बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5, बी और सी, इन दोनों का इंटरसेक्शन भी 5। फिर उसके बाद मैंने देखा ए और सी, इनका भी इंटरसेक्शन 5। तो ये कहानी क्लियर हुई बेटा। ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। ठीक है मेरे भाइयों। तो इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस हमारी सरकारी किताब में और है, एक्सरसाइज 16.2 में, जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि ये इवेंट जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है। या आपसे पूछा जाएगा जैसे भी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था कि भैया ए और बी निकालो, बी और सी निकालो, ठीक है, या ए एंड बी निकालो, या फिर नाइदर ए नोर बी निकालो। तो जो सारी चीज़ें मैंने आपको जो पढ़ाई है ना बच्चों, उसी पे सब कुछ टिका हुआ है। तो आज का तो बेटा हमारा ये कॉन्सेप्ट पूरा खत्म होता है। अब आपको मैं कल वाली क्लास में ना बिल्कुल एकदम शानदार वाली जो हमारी प्रोबेबिलिटी है ना, जो अब क्वेश्चंस जो गजब के आना स्टार्ट होंगे उनके बारे में बात करूंगा। ट्विस्ट भी मैं कल ही ओपन करूंगा कि ऐसा यहाँ 11th में नया क्या हुआ जैसा 9th 10th में नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो तब तक के लिए बेटा आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, सारे कॉन्सेप्ट एकदम बाय हार्ट स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि इसमें मैंने सारा बेसिक लेवल का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया है। और जितना अच्छे से आप इसको तैयार करेंगे आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे चैनल पे पहली बार है बेटा, नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक कर लें, क्योंकि इस तरीके का स्टफ आपको हमेशा मिलता रहेगा। और मिलते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।